हेलो। ठीक है। कैसे हो यारो? बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत अच्छा तो वैसे नहीं हूँ यार, कमर में थोड़ी मेरे को दिक्कत है। इसलिए आज कल जो है वो तुम्हारा लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। मेरी जो इंजरी है स्पाइन में वो थोड़ी सी उजागर हो गई है, तो क्या बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है मेरे को यार। खैर कोई बात नहीं, आज लेकिन तुम्हारा लेक्चर मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा। अभी पहले से काफ़ी बेहतर है दर्द। ठीक है, तो हमने अभी तक एमओए की 2 क्लास की है, एमओए में जिसमें हमने नेम क्लोज पूरा पढ़ लिया है। ठीक है। अब हमको बाकी के 5 क्लॉज़ पढ़ने हैं। उसके बाद अल्टरेशन पढ़ना है कि वो क्लॉज़ेस में चेंजेस कैसे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे क्लॉज़ नंबर 2, दैट इज़ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज़। 2 मिनट मेरा मोबाइल साइलेंट कर लो नहीं तो बजेगा अभी यार। कौन-सा क्लॉज़ है? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज़। नेम क्लॉज़ हमने खत्म कर लिया। अब आई एम हाई एंड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज़ में। आप मेरे को एक बात बताइए, समझ लीजिए कि ये है कंपनी, ठीक है? क्या है ये? कंपनी। अब कंपनी जो है इसकी एक ऑफिस है, ऑफिस 1। इसकी दूसरी ऑफिस है, ऑफिस 2। इसकी तीसरी ऑफिस है, ऑफिस 3। इसकी एक चौथी ऑफिस है, ऑफिस 4। 4 ऑफिस है ये कंपनी की, ठीक है। अब आप और ये जो ऑफिस 1 है, ये इसकी ऑफिस है अहमदाबाद में। ये ऑफिस 2 जो है, ये इसकी ऑफिस है राजकोट में। ऑफिस 3 जो है, ये है दिल्ली में। ऑफिस 4 जो है, ये है मुंबई में। अब आप मेरे को बताइए, इसमें से कौन सी ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है? बताइए जल्दी। कौन सी ऑफिस को रजिस्टर्ड ऑफिस कहेंगे हम? 4 ऑफिसेज है, तो उसमें से रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सी है? जल्दी बताइए। तो रजिस्टर्ड ऑफिस आप समझ लेना कि कंपनी जो है, इसका मैं आंसर बताता हूँ कौन सी इसमें रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो ये जो कंपनी है, कंपनी, और ये है आरओसी। कंपनी जिस ऑफिस की डिटेल, लिख लेना यहाँ पे हिंदी में, जिस ऑफिस की डिटेल आरओसी को फाइल करती है इन फॉर्म नंबर INC 22, उस ऑफिस को बोला जाता है रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोला जाता है उस ऑफिस को? रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन सी ऑफिस? जिस ऑफिस की डिटेल आरओसी को फाइल की जाती है इन फॉर्म नंबर INC 22, उस ऑफिस को कहा जाता है क्या? रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड ऑफिस। समझ में आया? आओ, अब क्वेश्चन है कुछ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस? मतलब क्यों इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं हम रजिस्टर्ड ऑफिस को? क्यों वो 4 में से जिसने जिसमें फाइल की थी उसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहा जाएगा? और क्यों इतना इंपॉर्टेंस उसको दिया जा रहा है? तो इसलिए क्योंकि पहला, जो कंपनी की एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, कहाँ होती है वो? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मेंटेन करती है? रजिस्टर्ड ऑफिस में। कंपनी के अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल करना है, अगर कंपनी के अगेंस्ट को केस फाइल तो कहाँ होगा? जहां पे उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे इसकी रजिस्टर्ड ऑफिस अहमदाबाद थी, तो फिर मुंबई में उस पे केस फाइल नहीं होगा, उसका केस कहाँ फाइल होगा? अहमदाबाद में। तो कहाँ पे होगा? जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है। समझ में आया? तो क्यों इंपॉर्टेंस है कि जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां पे आपकी एजीएम होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस पे आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होंगे। आपकी जहां रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां केस फाइल होगा आप पे। तो इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस के इंपॉर्टेंस बहुत जबरदस्त है। समझ में आ रहा है? आगे तो हम जब आएगा अल्ट्रेशन क्या है वगैरह वगैरह सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो ओन्ड भी हो सकती है,
वो रेंटेड भी हो सकती है, लेकिन चाहे ओन्ड हो चाहे रेंटेड हो, होनी कहाँ चाहिए? इंडिया में। कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में। चाहे ओन्ड हो चाहे रेंटेड हो, लेकिन होनी कहाँ चाहिए? इंडिया में। 2 मिनट। 2 मिनट हो भाई, 2 मिनट खाली। एक्चुअली यार मेरे को एक थोड़ा सा रुमाल चाहिए था, हाथ में पसीना आ रहा है। पर खैर, चलो। तो इतनी हमने बात करी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन। व्हेन कंपनी शाल सेटअप रजिस्टर्ड ऑफिस। 2 मिनट और चलेगा नहीं, बहुत पसीना आ रहा है। ओके। सॉरी भाई लोग, सॉरी। क्या रुमाल के बिना यार पसीना हाथों में ज्यादा आता है। ठीक है। क्या बोला? व्हेन कंपनी शाल सेटअप रजिस्टर्ड ऑफिस, कब सेटअप करेगी कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस को? तो इसके दो ऑप्शन है। कंपनी के पास रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप करने के दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब वो इनकॉर्पोरेट कर रही है कंपनी, तब वो सेटअप कर ले। या वो कब सेटअप कर ले? और विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करी उसके 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस सेटअप कर ले। अच्छा, 30 दिन का टाइम क्यों दिया है? आप समझो कि आपको रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए जगह नहीं मिल रही है, लेकिन आपको कंपनी आज इनकॉर्पोरेट करनी है, तो आरओसी कहता है कि ठीक है भाई, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ले। 30 दिन के अंदर अच्छी खासी जगह चुन लेना रजिस्टर्ड ऑफिस की, और मेरे को बता देना कि ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है, INC 22 फाइल कर देना। ठीक है। तो आप, अगर आपके पास ऑलरेडी जगह है, तो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन भी आप कर सकते हो। नहीं है तो इनकॉर्पोरेट कर लो कंपनी 30 दिन के अंदर। आप बता देना कि ये अपना रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक है। अब एक लिंक करो सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 12 सब सेक्शन 3। क्या बोलता है ये? डिस्प्ले, इसकी हेडिंग क्या है? डिस्प्ले ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। किस चीज का डिस्प्ले? द नेम ऑफ द कंपनी एंड द एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, उसका डिस्प्ले। क्या बोलता है सेक्शन 12 सब सेक्शन 3? तो ये बोलता है पहला, क्या बोला? एवरी कंपनी शाल प्रिंट आउटसाइड इट्स एवरी ऑफिस, उसके हर ऑफिस के आउटसाइड क्या प्रिंट करेगा? द नेम एंड द एड्रेस ऑफ
रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या बोला कि हर कंपनी को अपनी जो ऑफिस है, जितनी भी ऑफिस है, 1 2 3 4 आपकी चाहे जितनी ऑफिस हो, सब ऑफिस के बाहर क्या प्रिंट करवा के बोर्ड लगाना पड़ेगा? क्या प्रिंट करवाना पड़ेगा? अपना कंपनी का नाम एंड अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस। अच्छा, अभी ये जो लिखा है मैंने आउटसाइड, ये आउटसाइड का मतलब क्या है? मतलब आप समझ लीजिए कि ये एक बिल्डिंग है, ठीक है? ये इस बिल्डिंग के 9th फ्लोर पे ये यहाँ मेरा ऑफिस है और ये बिल्डिंग का मेन गेट यहाँ है, एंट्रेंस। अब आप मेरे को बताइए कि मुझे यहाँ जो लिखा है कि भाई एवरी कंपनी शाल प्रिंट आउटसाइड इट्स एवरी ऑफिस द नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, तो मुझे यहाँ पे कहाँ लगाना है? बिल्डिंग के बाहर लगाना है? क्या मुझे यहाँ पर प्रिंट करके लगाना है, ये जो बिल्डिंग का एंट्रेंस है यानी यहाँ पे? नहीं। ये क्या है? एंट्री गेट। कौन सा एंट्री गेट? मेरी ऑफिस का एंट्री गेट। ये मेरा ऑफिस है, ये उसका एंट्री गेट है, तो यहाँ पर मेरे को प्रिंट करवा के लगाना पड़ेगा। बिल्डिंग के बाहर नहीं लगाना है, वरना बिल्डिंग तो 20 मंजिला है, तो मैं कहाँ लगाऊंगा? बाहर मेन लगा दूं। मेरे को अगर मेरा ऑफिस 11वें मंजिल पे है, तो 11वें मंजिल पे मेरी जो एंट्री गेट है, जहाँ एंट्री है, वहां पर मेरे को ये प्रिंट लगाना पड़ेगा, जहां पे नेम लिखा होगा मेरी कंपनी का और रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस लिखा होगा। तो आउटसाइड का मतलब क्या है? एंट्री गेट। क्या मतलब है? एंट्री गेट। अब दूसरा क्या बोलता है? एवरी कंपनी शाल हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। किस पे? ऑन इट्स कॉमन सील। कंपनी का कॉमन सील होता है, सबको पता होगा ना कॉमन सील। लो मैं आपको दिखाऊंगा कॉमन सील कैसा होता है, किसको कॉमन सील बोलते हैं। देखो, ये फोटो देखो कंपनी का। इसको बड़ा कर पाएंगे क्या? अरे ये तो कहीं दूसरी जगह ले गया अपन को। इमेजेस में आ जाओ, यहाँ पे फोटो बड़ा हो जाएगा। देखो, ये फोटो दिख रहा है आपको? ये क्या होता है? ये होता है कंपनी का कॉमन सील। जो देख रहे हो, ये कॉमन सील कैसा होता है कि ये एनग्रेव्ड हो जाता है, प्रिंट नहीं होता। रबर स्टैम्प क्या होता है? रबर स्टैम्प आप लगाओगे तो प्रिंट होता है। ये पेपर पे एनग्रेव्ड हो जाता है, जैसे आप स्टेपल की जगह इसको दबाओगे ना, तो वो पेपर के अंदर शेप क्रिएट हो जाएगा, जो जो इसमें लिखा हुआ है, वो उसको बोलते हैं कॉमन सील। क्या कंपनी का कॉमन सील होता है। तो अगर क्या बोला इसने कि एवरी कंपनी शैल हैव द नेम एंड एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस ऑन इट्स कॉमन सील, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाउ एवर कॉमन सील टू कीप कॉमन सील इज नॉट मैंडेटरी। ये मैंडेटरी नहीं है। कंपनी की मर्जी है, अगर रखना हो तो रखे, नहीं रखना हो तो ना रखे। इंडिया में आज के दौर में कोई भी कंपनी कॉमन सील नहीं रखती है। बेवजह क्या कॉमन सील बनवा के रखे? तो कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। लेकिन लेकिन अगर है तो क्या होगा? उस पे कंपनी का नाम और कंपनी का रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होगा। अब मैंने क्या बोला? कॉमन सील मैंडेटरी नहीं है। अब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर कंपनी कॉमन सील रखती है, देन दो जगह पे, दो चीज पे कॉमन सील लगाना कंपलसरी हो जाएगा, मैंडेटरी हो जाएगा। अगर वो नहीं रखती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रखी है तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी पे पहला, और उसके शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। या तो वो ना रखे, लेकिन अगर रखा है तो लगाना पड़ेगा। ये मैंडेटरी नहीं है, आज के दौर में कोई कॉमन सील रखता नहीं है, लेकिन अगर आपने रख ली तो फिर आपको पावर ऑफ अटॉर्नी पे कॉमन सील लगाना पड़ेगा, और फिर आपको शेयर सर्टिफिकेट पे कॉमन सील लगाना पड़ेगा। और पावर ऑफ अटॉर्नी में आपको बताऊं कि यूं समझ लो कि अगर पावर ऑफ अटॉर्नी पे अगर कॉमन सील नहीं लगा तो वो इनवैलिड हो जाएगी, बहुत सारे नुकसान उसके हो सकते हैं। तो इसलिए अगर कॉमन सील रखा है तो आपको लगाना पड़ेगा। फिर क्या बोलता है थर्ड रूल, सबसे सेकंड क्या बोलता है? एवरी कंपनी शैल हैव इट्स नेम, उसके रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस
उसका टेलीफोन नंबर, उसका फैक्स नंबर अगर है तो, उसका ईमेल आईडी, उसका सिन नंबर, ये सारा कहाँ पे? एवरी कंपनी शाल हैव इट्स नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, सिन ऑन किस पे? जो उसके बिजनेस लेटर है वो, जो उसका लेटर हेड है उस पे, जो उसके बिल्स है उस पे, जो उसकी नोटिसेस है उस पे, ये सब पे क्या होना चाहिए? कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए, कंपनी का मोबाइल नंबर होना चाहिए, फैक्स नंबर है तो वो होना चाहिए, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, कंपनी का ईमेल आईडी होना चाहिए। समझ में आया? चौथा और क्या बोलता है? इफ कंपनी हैज चेंज हिज नेम, अगर कंपनी ने उसका नाम बदल लिया है, तो नाम बदलने के बाद के अगले 2 साल तक कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर, जहां पर भी वो अपना नया नेम यूज करेगी, साथ में वो ओल्ड नेम को भी यूज करेगी। मतलब आप समझ लो कि एबीसी लिमिटेड थी, नाम चेंज करके वो अब हो गई एक्स वाई जेड लिमिटेड। अब अगले 2 साल तक वो जहां भी अपना नाम लिखेगी एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो वहां पे साथ में ऐसा लिखेगी, फॉर्मरली कॉल्ड एस ए बी सी लिमिटेड, ब्रैकेट में ये साथ में लिखेगी अगले 2 साल तक, जब उसने नाम चेंज करा उसके 2 साल तक। समझ में आ रहा है? तो ये था रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। देख लो क्या क्या रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में अभी हमने पढ़ा, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने आपको बताया था कि जितना टाइम हमको नेम क्लोज में लगा है उतना टाइम सारे क्लोज में लग जाए, उससे कम टाइम लगेगा। कि कौन सी चीज किसको रजिस्टर्ड ऑफिस बोलते हैं? जो हमने आरओसी के पास फाइल करी आईएनसी 22 में। क्या इंपॉर्टेंस है? एजीएम रजिस्टर्ड ऑफिस पे होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होते हैं, केस फाइल होगा तो वहां होगा जहाँ रजिस्टर्ड ऑफिस है। बराबर है? तो ये छोटी मोटी बात है रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में हमने पढ़ी। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज। आ जाइए, अब बात आती है थर्ड क्लोज की। क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज। थर्ड क्लोज क्या है? ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट क्लोज क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा क्या होगा आप मेरे को बताओ? पर्पस। किसका? फॉर विच, जिसके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है। फॉर विच कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। अब मैं आपको बताऊँ, आप बोलोगे कि सर कैसा? ये देखो, मैंने इसलिए अभी वो ईएमओए आपके लिए खोला। ठीक है? अब देखो ये कंपनी है, ये इसका मेमोरेंडम है, नेम क्लोज में इसका नाम लिखा है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या लिख दिया? इसका स्टेट, कहाँ पे इनकॉर्पोरेट? रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात। एमओए में हम हमेशा स्टेट लिखते हैं, स्टेट, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं लिखते। क्या लिखते हैं? स्टेट। जैसे अब वो अहमदाबाद में थी अगर रजिस्टर्ड ऑफिस, तो क्या लिख देंगे? गुजरात। मुंबई में है तो क्या लिख देंगे? महाराष्ट्र। दिल्ली में है तो दिल्ली आ जाएगा। समझ लो चेन्नई में है तो क्या लिख देंगे? तमिलनाडु। अब देखो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? पर्पस फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, किस पर्पस के लिए कंपनी को बनाया गया है। ये कंपनी देखो किस पर्पस के लिए बनाई थी? टू कैरी ऑन द बिजनेस रिलेटेड टू फैब्रिकेशन सर्विस, यानी फैब्रिकेशन सर्विस करने का ये बिजनेस बनाया है। किसका बिजनेस बनाया है? फैब्रिकेशन सर्विस के लिए। तो पर्पस क्या था? फैब्रिकेशन सर्विस करेगी, इसलिए कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होता है? फैब्रिकेशन, सॉरी, पर्पस फॉर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिस पर्पस के लिए उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है वो ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा जाएगा। बराबर है? अब ये जो है ऑब्जेक्ट क्लोज की मैं बात करूं, तो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो तरह का। एक होता है मेन ऑब्जेक्ट, पहला कौन सा होता है? मेन ऑब्जेक्ट। और दूसरा कौन सा होता है साथ में? एंसिलरी ऑब्जेक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? एंसिलरी ऑब्जेक्ट या फिर सब ऑब्जेक्ट, दोनों नाम है इसका। ठीक है? अब एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो मेन ऑब्जेक्ट जो है आपका, वो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए आपको जो जो काम करने पड़ेंगे, मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो जो काम साथ में करने पड़ेंगे, उसको क्या बोलते हैं?
एंसिलरी ऑब्जेक्ट फिर से आपको बता दूं मैं, ये एमओए खोल ला, आ जाओ। अब ये देखो, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, टू कैरी ऑन द बिजनेस रिलेटेड टू द फैब्रिकेशन सर्विस। लेकिन नीचे आइए, मैटर्स विच आर नेसेसरी फॉर द फर्दरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड, देखो क्या लिखा है ये। अब ये क्या है, ये बी, ये 2 मिनट रुक जाए, एक फोन आ रहा है। सो सॉरी, सो सॉरी यार, समस्या तो है यार। 3 बार तो मैंने काटा, पर फिर भी फोन कर रहा था, तो फिर मेरे उसको बोलना पड़ा कि भाई यार क्या है बताओ। अच्छा, तो क्या है, एक मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक सब्जेक्ट सब ऑब्जेक्ट होता है। एंसिलरी, एंसिलरी ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो सारे काम जो मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए कंपनी को करने पड़ेंगे। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, फैब्रिकेशन ऑफ सर्विस। लेकिन अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको बाय करना पड़ेगा ऑल ऑल काइंड ऑफ प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी, वरना करेगा कैसे। तो ये उसके ऑब्जेक्ट में, सब ऑब्जेक्ट में आ गया। देखो, जो सब ऑब्जेक्ट में भी नहीं लिखा होगा वो कंपनी काम कर नहीं पाएगी, इसलिए फिर सब ऑब्जेक्ट में चीजें लिखनी पड़ती है। फिर क्या करना पड़ेगा, टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद एनी कंपनी और पर्सन फॉर ऑब्टेनिंग एनी ग्रांट और लाइसेंस वगैरह वगैरह वगैरह, टू एस्टैब्लिश प्रोवाइड मेंटेन एंड कंट्रोल कंडक्ट अदरवाइज। तो बहुत सारे सब ऑब्जेक्ट जो इस चीज के रिलेटेड होंगे, वो सब ऑब्जेक्ट में लिखे हुए होंगे, जो जरूरी है मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो वो सारे क्या है, सब ऑब्जेक्ट है। मैं आपको एमओए लाइव दिखा रहा हूँ मेरे क्लाइंट का, उसको मालूम चलेगा तो केस ठोकेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने बोला वो कंपनी कुछ काम कर रही नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्ट हो गया, सब ऑब्जेक्ट हो गया, बराबर। मैंने आपको बताया कि जो कंपनी जो है, कंपनी, और ये उसका मेन ऑब्जेक्ट। कंपनी वही बिजनेस कर सकती है जो उसके मेन ऑब्जेक्ट में लिखा है। जो उसके मेन ऑब्जेक्ट में लिखा है, बस वो वही बिजनेस कर सकती है। अभी इसके मेन ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, कि भाई फैब्रिकेशन का काम है। अब क्या ये इन्वेस्टमेंट कर देगा, अलग अलग कंपनीज की सिक्योरिटी को परचेज करने लगेगा? नो, क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्ट में लिखा ही नहीं है। उसके मेन ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, कि वो वही बिजनेस कर सकती है जो उसके मेन ऑब्जेक्ट में लिखा है। समझ में आया? और एक बात, ऑब्जेक्ट क्लोज क्या करता है, डिफाइन करता है। क्या डिफाइन करता है, दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, मैंने आपको बताया था सेक्शन 399, कि भाई जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो जो एमओए पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब किसी को जानना है कंपनी काम क्या करती है, तो वो एमओए खोलेगा कंपनी का, एमसी गवर्नमेंट जाएगा और क्या दिखेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्लोज। उसके ऑब्जेक्ट क्लोज में मालूम चल जाएगा कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बनी है। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपनी, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा, उसके ऑब्जेक्ट क्लोज को पढ़ने से। जैसे हमने पढ़ा तो क्या मालूम पड़ा कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि फैब्रिकेशन का काम करने वाली है। तो उसके ऑब्जेक्ट क्लोज से ये हमको मालूम चला है कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर हमने एक केस पढ़ा था, फिर से बता दूं, हैशबरी
रेलवे कैरेज वर्सेस रिची पढ़ा था ये केस। क्या पढ़ा था इसमें हमने? क्या पढ़ा था? एनीथिंग, एनी एक्ट, सॉरी, एनी एक्ट डन contrary टू दी ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ एमओए, जो एमओए के ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा है उसके बरक्स अगर आपने कुछ कर दिया है, देन इट शैल बी, वो क्या हो जाएगा? वॉइड एब इनिशियो। और सारे शेयर होल्डर्स मिलके भी उसको रेटिफाई कर पाएंगे नहीं। अगर एमओए में जो लिखा है उसके बरक्स उसके कॉन्ट्रारी कंपनी ने अगर कुछ काम कर दिया है तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा। बस ये सारी बातें लिखी है आपकी ऑब्जेक्ट क्लोज में। अब चौथा क्लोज, कौन सा क्लोज है चौथा? लायबिलिटी क्लोज। कौन सा है? लायबिलिटी क्लोज। क्या बताता है ये लायबिलिटी क्लोज? ये बताता है कि व्हाट शैल बी द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, ये वो बताता है। और ये कौन से क्लोज में लिखा होगा? ये लायबिलिटी क्लोज के अंदर लिखा होगा। मैंने आपको बताया था मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है, फिर से आपको जरा सा रिवाइज करवा दूं। मेंबर्स की लायबिलिटी मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा था जब बहुत डिटेल में बताया। तीन तरीके की लायबिलिटी होती है। पहला, लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो उसमें मेंबर की लायबिलिटी कौन सी होगी? लिमिटेड बाय शेयर्स। दूसरी क्या होगी? मेंबर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड बाय गारंटी। कैसी होगी? लिमिटेड बाय गारंटी। और थर्ड कैसी होगी? अनलिमिटेड लायबिलिटी। बराबर। इसको मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या होगा? उसकी लायबिलिटी किस तक होगी? तो अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। उसने अगर समझ लो कि 1,000 शेयर्स परचेस करे हैं 10 रुपए ईच के, और उसने 6 रुपए दिए हुए हैं अभी उस 1,000 शेयर्स पे, तो अब उसकी लायबिलिटी कितनी है? 4 रुपए देने बाकी है, यानी 4,000 रुपए की उसकी लायबिलिटी बाकी है। अब कंपनी पे अगर 500 करोड़ का भी देवा है, कंपनी इससे कितना मांग पाएगी? 4,000 रुपए। इससे ज्यादा वो इससे मांग पाएगी नहीं, क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड बाय शेयर्स। इसने जो शेयर्स खरीदे हैं उस पे जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है इसका देना, बस वही इसकी लायबिलिटी है। कंपनी पे चाहे जितना कर्जा हो या जितनी लायबिलिटी हो, इसकी लायबिलिटी कितनी है? द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। ये होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय गारंटी, क्या मैंने बताया था कि अमाउंट गारंटेड बाय द मेंबर। मेंबर ने क्या करा? गारंटी करा। कब? कि भाई जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी, जब कंपनी वाइंड अप में चली जाएगी और उस वक्त अगर कंपनी के असेट्स कम रहे, कंपनी की लायबिलिटीज है, तो जितना भी चुकाने का आएगा उसमें से इतना अमाउंट हम देंगे। फॉर एग्जांपल मेंबर ने बोला कि हर हर मेंबर ने बोला कि हम 5-5 हजार रुपए देंगे, और 100 मेंबर थे, तो कितने हो गए? 5 लाख रुपए हो गए। अब कंपनी वाइंड अप में चली गई, कंपनी का असेट था 15 लाख रुपए, कंपनी की लायबिलिटी हो गई 20 लाख रुपए। तो कितना? 5 लाख रुपए ज्यादा है, तो ये सारे मेंबर्स को 5-5 हजार रुपए देना पड़ेगा। कोई मेंबर चाहे चाहे तो ज़्यादा दे सकता है, कंपनी उससे माँग ही नहीं सकती है। 5,000 रुपए से ज़्यादा माँग नहीं सकती है। वो कम भले ले सकती है, पर ज़्यादा नहीं माँग सकती है। समझ में आया? और वो भी कब? जब वाइंडिंग अप, 3 कंडीशन मैंने आपको बताया। अमाउंट गारंटी वो देवे, कंपनी वाइंडिंग अप में जावे, वाइंडिंग अप में असेट कम होवे, तो वरना तो नहीं। समझ में आया? और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ऐसी कंपनी इंडिया में बनती ही नहीं है कि भाई कंपनी ने जो भी कांड करा उससे हमको लेना देना नहीं, अगर कंपनी नहीं चुका पाएगी तो तू चुकाएगा। अरे भाई इसलिए तो कोई कंपनी हम बना दे, इसलिए तो हम बना रहे हैं कि हमारी लायबिलिटी लिमिटेड रहे, वरना तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या खोटा था, पार्टनरशिप फर्म क्या खोटी थी। समझ में आया? तो ये 3 चीजें इसमें लिखी होती है। पांचवा क्लोज कौन सा है? कौन सा है पांचवा क्लोज? कैपिटल क्लोज। क्या लिखा होता है कैपिटल क्लोज में? कैपिटल क्लोज में क्या लिखा होता है? द अमाउंट विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड। कंपनी कितने पैसों के द्वारा रजिस्टर्ड की गई है, कितने पैसों से उसको शुरू किया गया है, वो अमाउंट लिखी गई होती है। कौन सी अमाउंट लिखी गई होती है?
कि अमाउंट विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, उसका सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, ये सारी चीजें कहाँ लिखी होती है, क्या लिखा होता है, ऑथोराइज कैपिटल। अच्छा आप मेरे को एक बात बताइए, ये 3 टर्म में आप मेरे को फर्क बताइए। मैं आपको 3 टर्म लिख के देता हूँ। एक है ऑथोराइज्ड कैपिटल, एक है नॉमिनल कैपिटल, और तीसरा है रजिस्टर्ड कैपिटल। आप मेरे को बताइए कि ये तीनों में क्या डिफरेंस है, कौन ये तीनों में डिफरेंस क्या है, जल्दी बताइए। ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, कमेंट में बताइए फटाफट। अगर आपने पढ़ा है, 12th में अच्छे से पढ़ के आए हैं और CSEE में अच्छे से पढ़ के आए हैं, तो आपको पता होगा कि जो तीनों है, ये तीनों सेम है। ये तीनों के अलग अलग नाम है, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी, दो अलग टर्म है, मतलब सेम है। ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये तीनों का मतलब एक है। क्या है मतलब, दी मैक्सिमम कैपिटल विच कंपनी कैन विच कंपनी कैन सब्सक्राइब फॉर, यानी जो, अगर अगर कंपनी समझ लो 40 लाख के कैपिटल से रजिस्टर्ड हुई है, तो अब कंपनी उसकी लाइफ में कितना कैपिटल रेस कर सकती है, 40 लाख रुपए। अगर उसको 40 लाख से ज्यादा रेस करना है, तो पहले उसको अपना कैपिटल क्लोज अल्टर करना पड़ेगा, ऑथोराइज कैपिटल की अमाउंट बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद जाके वो उससे ज्यादा अमाउंट रेस कर पाएगी। समझ में आया? तो तीनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है। समझ में आया? तीनों का तो यही लिखा होता है। अब मैं तुम्हारे को चखा दूं थोड़ा सा, देखो। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑब्जेक्ट क्लोज देख लिया था। ऑब्जेक्ट क्लोज के बाद अब बारी आती है लायबिलिटी क्लोज की। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड एंड दिस लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट अनपेड इफ एनी ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय दे। ये बताया था, अगर कोई अमाउंट अनपेड है तो वो लायबिलिटी है, वरना तो नहीं है। अगर उसने 10 रुपए वाले जो शेयर थे 1,000 परचेस किए थे और वो सारे के सारे 10 रुपए चुका दिए थे सब शेयर पे, तो उसकी कोई लायबिलिटी है, नहीं है। उसने 6 रुपए चुकाए थे, यानी 6,000 रुपए दिए थे अभी, तो उसके 4,000 रुपए, यानी कि पर शेयर 4 रुपए बाकी है, तो वो उसकी लायबिलिटी है। ये देखो एमओ में लिखा है, मैं आपको साफ लाइव दिखा रहा हूँ, कुछ अलग है ही नहीं, सब प्रैक्टिकल है। कंपनी लॉ थियरी सब्जेक्ट है क्या? आप लोग खामखा डरते हो, जो सीए इंटर वाले भी बच्चे हैं, कि उनको लगता है कि यार लॉ थियरी सब्जेक्ट है। अरे लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल तो कुछ है ही नहीं। आप देख लो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब कुछ प्रैक्टिकल है, कुछ भी थ्योरी बेस्ड है ही नहीं। जो सीएएफएम सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल है, वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। तुमको फर्क ही नहीं मालूम प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल में। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये। आप एक भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक नहीं कर पाओगे। आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सब आपको प्रैक्टिकल करना है। एकदम प्योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ये कंपनी लो। समझ में आ रहा है? थियोरी सब्जेक्ट समझना, इसको भूल जाओ। And the every member of the company undertakes to contribute to the assets of the company in the event of being wind up while he is a member or within 1 year, बराबर, ठीक है। अब इसके बाद का कौन सा क्लोज मैंने बताया, कैपिटल क्लोज। कैपिटल क्लोज में क्या लिखा होता है, द अमाउंट विथ विच द कंपनी इज रजिस्टर्ड, क्या लिखा है देखो, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 1 लाख रुपीज एंड डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 इच। तो दो चीज लिखी होती है, कि पहला जिस पे रजिस्टर्ड हुई और उसका डिवीजन, कि कितने शेयर्स में उसको डिवाइड किया गया है। समझ में आया? समझ में आया क्या? कितने शेयर्स में उसको डिवाइड किया गया है, ये दो चीजें उसमें लिखी होती है। आओ, अब कौन सा क्लोज आ जाएगा लास्ट, सब्सक्रिप्शन क्लोज। सब्सक्रिप्शन क्लोज में क्या लिखा होता है, तो द नेम ऑफ द पर्सन्स, उन पर्सन्स का नाम लिखा होता है हु हैज इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी, जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, उनका नाम लिखा होता है। मैंने आपको बताया था सेक्शन 3, फिर से लिंक करवा दूं। क्या लिखा था कि भाई प्राइवेट पर्सन के लिए कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए, 2 मेंबर। पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए भाई, तो 7 मेंबर। ज्यादा हो सकते हैं पर मिनिमम इतने होने चाहिए। और जो मेंबर है उनको क्या बोलेंगे, सब्सक्राइबर बोलेंगे। हर सब्सक्राइबर को कितना शेयर लेना है, एटलीस्ट 1 शेयर लेना है। और जो एक शेयर लेगा उसको क्या बोलेंगे, मेंबर बोलेंगे। सब्सक्राइबर अगर है, जो सब्सक्राइबर, उसका नाम कहाँ लिखा होगा, सब्सक्रिप्शन क्लोज पे।
यानी जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो मेंबर्स बने, जिन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करी, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7, ज़्यादा भी हो सकते हैं। उनका नाम कहाँ लिखा होगा? सब्सक्रिप्शन क्लॉज़ पे। और मैं आपको बता दूँ, ये जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज़ है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये अल्टर नहीं हो सकता। इसको चेंज किया ही नहीं जा सकता है। जिसका एक बार सब्सक्रिप्शन क्लॉज़ में नाम आ गया, वो आ गया। वही ताउम्र कंपनी के सब्सक्राइबर रहेंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर का मतलब क्या है? द पर्सन्स हू हैव इनकॉर्पोरेटेड द कंपनी। तो जो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे एमओए में जिनका नाम लिखा जाता है बीइंग अ सब्सक्राइबर, जो एटलीस्ट 1 शेयर परचेज करना जिन पे अनिवार्य है, उनको बोलते हैं सब्सक्राइबर, और उनको चेंज किया नहीं जा सकता। फॉर एग्जांपल ये देख लीजिए, क्या लिखा है? वी दिस सेवरल पर्सन whose name and address are subscribed and are desirous of being formed into a company in pursuance of this memorandum of association। ठीक है, समझ में आ रहा है? और कौन से दो नाम है उनके? सोहेल खान पठान, अकबर आलम खान। ये दो इस कंपनी के सब्सक्राइबर है। अब कल को इस कंपनी में चाहे 100-150 मेंबर आ जाए, सब्सक्राइबर कौन रहेंगे? यही दो रहेंगे। कल को ये दोनों भले मर जाए, इनके बेटे मेंबर बन जाए, सब्सक्राइबर कौन रहेगा? यही दो रहेंगे। समझ में आ रहा है? सब्सक्राइबर, जो सब्सक्रिप्शन क्लोज है, इट कैन नॉट बी अल्टर्ड। समझ में आया? जल्दी बताइए, समझ में आया क्या? सब्सक्रिप्शन क्लोज कैन नॉट बी अल्टर्ड। अब यहाँ हम पढ़ेंगे क्या आगे थोड़ा सा, रूल 13 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन, रूल 2014। ठीक है, क्या बोलता है ये बात करता है किसकी, के हु कैन बी द सब्सक्राइबर, कौन कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है? पहला, मेल, फीमेल, मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है। दूसरा, मेजर, कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है। तीसरा, क्या माइनर कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है? आंसर इज नो। क्या इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, क्या कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है? बन सकता है। क्या कंपनी कंपनी के सब्सक्राइबर बन सकती है? बन सकती है। अच्छा, अब यहाँ आइए आप। जब 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 कोई इंडिविजुअल, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ मैं, जब कोई इंडिविजुअल कंपनी का सब्सक्राइबर बनता है, उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज कैसा लिखा होता है? देखो, ये समझ लो, ये है उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज। तो क्या लिखा होगा कि भाई समझ लो ये एक आदमी है, मिस्टर ए, ये एक सब्सक्रिप्शन है, एक ये सब्सक्राइबर है, दूसरा सब्सक्राइबर है मिस्टर बी, और उसके सामने यहाँ पे उसकी साइन करी होगी, किसकी? ये इस तरीके से सब्सक्रिप्शन क्लोज लिखा होता है। मैंने आपको बताया कि भाई सोहेल खान पठान बाजू में उसकी डीएससी लगी थी, और अकबर आलम बाजू में उसकी डीएससी लगी थी। आप देखो किस तरीके से इंडिविजुअल का नाम लिखा होता है। देखो ये रहा सोहेल खान, ये उसकी डीएससी यहाँ पे लगी है। अकबर आलम, ये उसकी डीएससी यहाँ पे लगी है। ठीक है, तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन क्लोज आपका होता है। लेकिन आप मेरे को बताइए, मैंने क्या बताया कि इंडिविजुअल तो बन सकता है, तो कंपनी भी बन सकती है। अब जब कंपनी अगर बन रही है, कंपनी अगर अगर सब्सक्राइबर बन रही है, तो उस पे, उसके सब्सक्रिप्शन क्लोज पे किसका नाम लिखा होगा, किसकी साइन लिखेगी? बताओ जल्दी, जल्दी। वो कैसे साइन होगा? कंपनी खुद तो जा नहीं पाएगी। मैंने आपको बताया कंपनी क्या है? कंपनी क्या है? इट इज अ पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट इज पर्सन इन द कंटेम्पुलेशन ऑफ लॉ। एक्चुअल में तो वो पर्सन है ही नहीं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, बट इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। असल में उसका कोई व्यक्तित्व है नहीं, तो फिर वो साइन कैसे करेगी? जल्दी, जल्दी। अगर कंपनी सब्सक्राइबर बनेगी, जो मैंने आपको बताया बन सकती है, देन हाउ इट विल साइन द सब्सक्रिप्शन क्लोज? हाउ? तो जब अगर कंपनी बनेगी, जब कंपनी अगर सब्सक्राइबर बनेगी, देन इट विल साइन थ्रू, किसके द्वारा साइन की जाएगी? बाय, समझ लो, इट विल साइन बाय द सब्सक्रिप्शन क्लोज विल साइन बाय द डायरेक्टर, ऑफिसर और एम्प्लॉय एज ऑथोराइज्ड बाय कंपनी। जिसने कंपनी को ऑथोराइज किया होगा, वो आदमी सब्सक्रिप्शन क्लोज पे साइन करे
अगर कंपनी किसी दूसरी कंपनी की मेंबर बनने जा रही है, तो वो कंपनी उसके किसी भी ऑफिसर को, डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को ऑथोराइज करेगी, कैसे, बाय द बोर्ड रिजोल्यूशन, कि भाई आप कंपनी के बिहाफ पे वो कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लोज पे साइन करिए। समझ में आया? इस तरीके से होगा। अच्छा, अब आप मेरे को बताइए, क्या एलएलपी मेंबर बन सकती है? बन सकती है, वो भी तो आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या एचयूएफ मेंबर बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? मैंने क्या बताया, मेंबर कौन बन सकता है? क्या बोला? इनकॉर्पोरेट के टाइम पे सब्सक्राइबर, तो कौन कौन बन सकता है सब्सक्राइबर? पर्सन, 2 पर्सन होने चाहिए प्राइवेट कंपनी के लिए, 7 पर्सन होने चाहिए पब्लिक कंपनी के लिए। क्या एचयूएफ पर्सन है? नहीं है। हम इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है। और जो बॉडी कॉर्पोरेट है यानी कंपनी एलएलपी, ये क्या आर्टिफिशियल पर्सन है? एचयूएफ कोई पर्सन नहीं है, तो एचयूएफ मेंबर नहीं बन सकती। तो अगर एचयूएफ बन नहीं सकती, तो क्या उसका कर्ता बन सकता है? उसका कर्ता बन सकता है, इट इज अ नेचुरल पर्सन। कर्ता इज नेचुरल पर्सन, वो कंपनी का मेंबर बन सकता है। 9, क्या पार्टनरशिप फर्म, क्या पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकती है? नहीं। क्यों? इट इज नॉट अ पर्सन। वो सब्सक्राइबर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि पर्सन ही नहीं है। अल्टीमेटली आपको सब्सक्राइबर बनने के लिए पर्सन तो होना पड़ेगा, चाहे नेचुरल पर्सन चाहे आर्टिफिशियल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म इज नॉट पर्सन। लेकिन क्या एक पार्टनर किसी कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ही इज अ नेचुरल पर्सन, ही इज एन इंडिविजुअल, तो वो कंपनी का सब्सक्राइबर बन सकता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक बात बताई, ये कम इंडिविजुअल क्या करेगा? एमओए पे साइन करेगा। अब समझ लो कि इंडिविजुअल जो है वो इलिटरेट है। अगर वो इलिटरेट है, तो फिर उसको साइन करना तो आती नहीं है, तो क्या करेगा वो लगाएगा अंगूठा। क्या लगाएगा? अंगूठा। कौन से हाथ का अंगूठा? राइट हैंड का कि लेफ्ट हैंड का? तो आएगा लेफ्ट हैंड का। लेफ्ट हैंड का वो अंगूठा लगाएगा। समझ लो उसका अंगूठा नहीं है लेफ्ट हैंड का, तो वो कौन सा अंगूठा लगाएगा? तो वो लगाएगा राइट हैंड का। अब अगर उसका लेफ्ट हैंड का भी अंगूठा नहीं है, राइट हैंड का भी अंगूठा नहीं है, तो वो क्या लगाएगा? राइट लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां। लेकिन अब उसकी लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां भी नहीं है, तो राइट हैंड की 4 उंगलियां। समझ में आ रहा है? अगर राइट हैंड की 4 उंगलियां भी नहीं है, यानी हाथ ही नहीं है, दोनों हाथ उसके काट दिए, तो क्या लगाएगा वो? फुटप्रिंट्स। पाँव भी नहीं है, तो भाई तू लिफ्ट चला, लिफ्ट। तो सपाट, ऐसा इतना आगे अभी तक बढ़े नहीं है अपन। ये मैंने आपको बताया कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगेगा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा नहीं है तो राइट हैंड का अंगूठा लगेगा, दोनों अंगूठा नहीं है तो लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां लगेगी, लेफ्ट हैंड की 4 उंगलियां नहीं है तो राइट हैंड की 4 उंगली लगेगी। अभी यहीं तक बराबर। अभी बस इतना ही याद रखो तुम, इसके आगे तुमको जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इससे आगे आएगा नहीं। अच्छा, एक चीज मेरे को एग्जाम से याद आई। अभी यार मैं फाउंडेशन डे पे गया था। अभी कौन सी डेट पे था, 2 अगस्त को, या अहमदाबाद में फाउंडेशन डे था अहमदाबाद चैप्टर का। तो मैं गया, तो मैं काफी लोगों से मिला, काफी कंपनी सेक्रेटरी से मिला, बच्चों से तो कम मुलाकात हो पाई। तो यार मेरे को एक बहुत अजीब सी चीज अभी मालूम चली है, जो बच्चों में भी है ही काफी, अल्टीमेटली वो भी पहले बच्चे ही थे। तो जब मैं बात कर रहे थे कहाँ से पढ़े हैं, कहाँ से पढ़े हैं, तो डिस्कशन हो रहा था कि इस सर से पढ़े हैं, अभी मैं नाम नहीं दूंगा। तो बोले अरे यार ये सर अच्छा तो पढ़ाता है, लेकिन यार बहुत लेंदी पढ़ाता है। तो फिर अरे भाई, बोले बहुत डिटेल में पढ़ाता है, अपने को चाहिए कि थोड़ा सा एकदम कट शॉर्ट बता हुआ, रिविजन टाइप पढ़ा दे, ये वो ये। अरे यार तू कैसा कंपनी सेक्रेटरी बनने निकला है यार? तुम कंपनी सेक्रेटरी बनने निकले हो, तुमको कंपनी सेक्रेटरी पढ़ना है, और तुमको डिटेल में पढ़ने में कंटाला आ रहा है। ये मेरे को मैं आपको बताऊं, जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे को अक्सर ये चीज मैं सुनता था विवेक गावा सर के लिए। यार वो बहुत डिटेल टेक्स्ट पढ़ाते हैं। अरे यार वो बहुत जरूरी है, जितना डिटेल में वो टेक्स्ट पढ़ाते हैं, वो इतना डिटेल में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी मैं कंपनी लॉ आपको पढ़ा रहा हूँ इतना डिटेल में, उसकी वजह है। आप शायद में मैराथन या रिवीजन से अगर आपके लक अच्छे रहे पास हो जाओगे, लेकिन उसके बाद क्या? मैं आपको बता दूं, मार्केट में आपको सीधा डिफरेंस मालूम पड़ेगा। मार्केट में ऐसा भी है कि जहां पे कोई फ्रेशर्स गया है, उसको 35,000 रुपए बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी नौकरी मिली है, और दूसरा एक आदमी फ्रेशर, उसको 80,000 रुपए फर्स्ट सैलरी मिली है। फर्क किसका है? नॉलेज का, कि आपके पास नॉलेज कितना है। पास आप दोनों हो गए, डिग्री आप दोनों के पास आ गई है, लेकिन क्योंकि वो ऐसे पास हुआ था, उसको हर बार जो डिटेल में पढ़ा रहा है, अरे यार ये तो बहुत डिटेल में पढ़ा रहा है, अपने को ये नहीं पढ़ना, अपने रिवीजन में पढ़ लेंगे, या अपने को जो छोटा पढ़ा रहा है उससे पढ़ना है, पास हो लेंगे किसी तरह। पास होने के लिए पढ़ोगे तो 35,000 रुपए की फर्स्ट सैलरी मिलेगी, वो भी बहुत धक्के खा के। कंपनी सेक्रेटरी आप बन रहे हो तो डिग्री आपके पास है, वो आपको नौकरी दिला देगी, लेकिन अच्छी नौकरी आपको आपकी नॉलेज दिलाएगी भाई। ये सब नहीं होना चाहिए कि यार इतना डिटेल्ड पढ़ा रहा है तो नहीं पढ़ना। आप पे मेहनत, किसकी मेहनत लग रही है? हमारी मेहनत लग रही है। हम चाहे तो आपको शॉर्ट पढ़ा सकते हैं,
लेकिन क्या चाह रहे हैं हम कि आपका नॉलेज लेवल इस तरीके का हो मार्केट में कि जब आप बन के निकले तो आपकी एक जबरदस्त वाली बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी वैल्यू हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है डिग्री है पर इसको कुछ आता नहीं है। इसको नेम क्लोज कैसे चेंज करना है पूछा तो इसको देख के ढूंढना पड़ रहा है। अरे दिमाग में होना चाहिए सब, इतना इतना जबरदस्त डिटेल में आपको पढ़ना है। और जो भी फैकल्टीज आपको डिटेल पढ़ा रहे हैं ना, ये मेरी सलाह है आप उनके पास से ही पढ़ने का। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा ना, मैं नाम दे रहा हूँ। लेकिन जहाँ पे कट छोटा है आप आपको लग रहा है कि यार छोटा पढ़ा रहा है अच्छा पढ़ा रहा है, नहीं। डिटेल लो, यही तो टाइम है आपको, इसके बाद वक्त नहीं मिलेगा। आप समझ लो आज जब कंपनी सेक्रेटरी बन के निकल जाओगे, आप सोच रहे हो कि उसके बाद मैं थोड़ा सा वक्त निकाल के कुछ रिसर्च करके पढ़ लूंगा। आपको टाइम मिलेगा नहीं। आपको कॉर्पोरेट जॉब में सुबह से रात तक वो लोग गधा बना देंगे। भले कंपनी सेक्रेटरी को काम तो करना पड़ेगा, आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। आपकी शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे, घर आना है, वहां पे फिर आप वापिस रिसर्च करने बैठोगे क्या? जो वक्त है पढ़ने का वो भाई अभी है। अभी जितना डिटेल में पढ़ने मिल रहा है उतना आपके लिए अच्छा है। अभी पढ़ लो। समझ रहे हो? डिटेल में पढ़ो, डिटेल में। इससे बचो मत, इससे भागो मत, ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको अगर मेरी थोड़ी-सी स्टोरी बताऊँ, तो मैंने 2 साल एडवोकेसी की। तो जब मैं इंटरव्यू देने गया था उस एडवोकेट के पास, प्रतीक ठक्कर उनका नाम है। तो दशहरे का 1 दिन पहले था। दशहरे का पहले वाला दिन था। अब मैं रिसर्च करके गया था क्योंकि मेरे को ऐसे एडवोकेट के नीचे एडवोकेसी करनी थी कि जो एनसीएलटी में प्रॉपर एडवोकेसी करते हो, यानी कंपनी लॉ एंड आईबीसी लॉ में। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, मेरे को पता चला इनके बारे में, मैं गया। अब इन्होंने वैसे तो मेरा इंटरव्यू कुछ लिया ही नहीं, इनको भी एक ज़रूरत थी। अब मैं बीइंग एन इंटर्न गया था, यानी मेरे को पता नहीं था एडवोकेसी वाली लाइन में कैसा होता है। मेरे को ऐसा जैसे अपने कंपनी सेक्रेटरी में पहले आर्टिकलशिप होती है, तो मेरे को ऐसा लगा कि 3-4 महीने इनके वहाँ भी ऐसे छोटे से स्टाइपेंड में मैं पहले थोड़ा-सा एडवोकेसी सीख जाऊँ, फिर मैं सैलरी बढ़ाने का बोलूँगा। तो मैंने उनको बोल दिया कि सर मैं इंटर्नशिप के लिए आया हूँ। अब मेरे को पता नहीं कि एडवोकेसी में इंटर्नशिप का मतलब होता है कि फ्री में काम करने का तुमको, कोई पैसे मिलेंगे नहीं, तुम खाली सीखो फ्री में। तो इस तरीके से मैंने बात की। अब उस वक़्त उनकी जो जूनियर एडवोकेट थी, वो किसी केस पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा आईपीसी के एक प्रोविज़न के बारे में। मेरे को अभी थोड़ा ब्लर है क्या पूछा था। तो जैसे उन्होंने पूछा, अब मैं नया-नया सीएस क्वालिफाइड होके वहाँ पे गया था, मैंने आईबीसी बहुत ज़बरदस्त पढ़ा था और एकदम मुँह ज़बानी याद था। तो मैंने वो प्रोविज़न जैसे उससे पूछा कि यार इसमें कितने दिन में करना होता है और क्या करना होता है? मैं बैठा ही था और मैंने बोला सर ऐसा-ऐसा-ऐसा और ऐसा-ऐसा-ऐसा। ऐसा। तो ही वाज़ अमेज़्ड। कि यार हम बीइंग एन एडवोकेट जो काम कर रहे हैं, वो किताब खोल के देख रहे हैं कि इसमें क्या लिखा है ज़रा पढ़ो। और मैं अभी इंटरव्यू के लिए आया, मैंने मुँह ज़ुबानी बोल दिया कि और वही लिखा था। उसका मेरे को अगले दिन फ़ोन आया कि भाई तेरे पास सनद है क्या? मैंने बोला सर मैंने अभी रिसेंटली एलएलबी क्वालीफाई किया है और मैंने वो फॉर्म भर दिया एग्ज़ाम के लिए, पर अभी मेरी सनद आई नहीं है। वो 30,000 रुपए कुछ बार काउंसिल में भरने पड़ते हैं, वो मैं अभी 1-2 हफ्ते में भर दूँगा तो वो सनद आ जाएगी। उसने मेरे को बोला कि ठीक है कल ऑफिस आओ। मैं कल ऑफिस गया, आज दूसरा दिन है। इसके पहले ना वो मेरे को जानता है ना मैं उसको जानता हूँ, उसने मेरे अकाउंट में 30,000 रुपए डाल दिए कि बेटा पहले सनद ले लो। वो तुम सनद नहीं लोगे तो तुम कोर्ट में आ नहीं पाओगे, बीइंग एन एडवोकेट अपीयर नहीं हो पाओगे। मेरे को ज़रूरत है कि तुम वहाँ अपीयर हो। तो ये मैं मेरी बढ़ाई नहीं बता रहा हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज का फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि वो मैं मेरे को तो पता ही नहीं था, मैं एज़ एन इंटर्न गया था। और मेरे को ऐसा था कि इंटर्न की जो आर्टिकलशिप में जो स्टाइपेंड होता है, ऐसा मेरे को वो स्टाइपेंड देगा 1-2 महीने। पर उसने मेरे को फिर बाद में बताया कि तू इंटर्न के लिए आया था और मैं तेरे को एज़ अ जूनियर एडवोकेट ही रख रहा हूँ, सीधा। सीधा उसने मेरे को बीइंग अ जूनियर एडवोकेट सैलरी पे रख लिया। वो एक आंसर, जो मेरा तो इंटरव्यू का क्वेश्चन था भी नहीं, वो उससे पूछ रहा था, उसको बोल रहा था कि ज़रा देखो और मेरे को पता था तो मैंने बोल दिया। अब देखो इम्पैक्ट कैसा पड़ता है। जब मैंने उसका ऑफिस छोड़ा तो उसने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करा, बीइंग यूँ कहेगा यार तू अच्छा है मत छोड़, समझ मज़ा आएगी अपने से इतना। ये वैल्यू है, ये आपके नॉलेज का वैल्यू है। ये मैं बढ़ाई नहीं मार रहा हूँ, लेकिन अगर आपका ऐसा नॉलेज होगा तो आपकी वैल्यू बहुत ज़बरदस्त होने वाली है मार्केट में। ऐसे 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 नॉलेज के लिए आपको इतना डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। आज मैं आपको जितना डिटेल में रिसर्च करके पढ़ा रहा हूँ, जितना मैं वो कमेंट्स में बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत रिसर्च लगी है। ये रिसर्च मैं आपके सामने दे रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। इसको ले लो, इससे मुड़ो मत कि यार बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल है। ये बहुत ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम में मैं आपको बताऊँ कि ये जो 20% का रेशियो है, 15% का, कि 15% ही बच्चे पास होते हैं। ये वही पास होता है जिनके पास ज़बरदस्त वाला नॉलेज होता है। जो 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 ऐसे भी पास हुए ना कि रिवीजन पढ़ के पास हो गए, उनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में तो कोई पास नहीं होता ऐसे, इतना समझ लो। समझ रहे हो? चलो बहुत ज्ञान हो गया, आ जाओ। हमने 6 क्लॉज़ क्लॉज़ पढ़ लिए। कौन से? नेम क्लॉज़, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज़, ऑब्जेक्ट क्लॉज़, लायबिलिटी क्लॉज़, कैपिटल क्लॉज़ एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज़। अब मैंने आपको बताया था, चैप्टर में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पहले तो
छहों क्लोज, और वो छहों क्लोज अल्टर कैसे होते हैं? अगर होते हैं तो कैसे होते हैं? हाउ टू चेंज दिस क्लोज? तो अल्टरेशन ऑफ एमओए, ये है इंटरेस्टिंग चीज, तो ये है भाई। अभी तक तो जो पढ़ा वो तो पपलू था। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है मतलब हार्ड नहीं है। तुम जबरदस्ती पहले से दिमाग में डाल लो तो अरे यार ये तो कुछ हार्ड है। ये भी इजी है, पर ये मजेदार है, इसको पढ़ने में आएगी ज्यादा मजा। क्या बोला मैंने? इसको पढ़ने में ज्यादा मजा आएगी। अल्टरेशन ऑफ एमओए, पहले हम क्या पढ़ेंगे? पहला हम पढ़ेंगे अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। नेम क्लोज कैसे अल्टर होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके दो तरीके। पहला क्या है? चेंज ऑफ नेम। दूसरा क्या है? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम क्या होता है? ये होता है वॉलेंटरी अल्टरेशन, यानी वॉलेंटरी चेंज होता है। कंपनी अपनी मर्जी से अपना नाम चेंज करती है। ये क्या होता है? कंपल्सरी, मैंडेटरी। कंपल्सरी चेंज, या इसको बोल दो मैंडेटरी चेंज। ये कब होता है? ये कब होता है? जब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर देती है। क्या ऑर्डर देती है? कि भाई कंपनी, तेरा नाम चेंज कर। अच्छा, तेरा नाम चेंज कर। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर क्यों देगी भाई? क्या लेना देना? तो मैं आपको बताऊं कब ऐसा होता है। समझ लो, एक कंपनी है ABC लिमिटेड। कब की है ये? 1995 की। 2026 में यासीन ने अप्लाई करा ABC लिमिटेड। ROC ने गलती से 2026 में मैंने जब अप्लाई करा ABC लिमिटेड नाम उसने मेरे को दे दिया। 2026 में गलती से उसने मेरे को नाम दे दिया। अब मेरे को आप बताओ, ये क्या हो गई? ROC की गलती हो गई, अभी तो दोनों नाम क्लैश हो गया। किसको ये नाम मिलना चाहिए? जिसके पास पहले से है उसके पास रहना चाहिए भाई। 1995 से किसी के पास ये नाम है, तो मेरे को कैसे मिल जावा है? तो फिर ROC क्या करेगी? मेरे को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को क्या देगी? ऑर्डर। क्या ऑर्डर देगी? कि भाई अपना ये जो कंपनी का नाम है इसको चेंज करो। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफाई करो, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अच्छा, ये मेरे लिए ऑप्शनल है? क्या मैं ये कर सकता हूँ कि करना नहीं करना? करना ही पड़ेगा। कितने दिन में? 3 महीने के अंदर। 3 महीने के अंदर मेरे को ये नाम रेक्टिफाई कर देना है। ये क्या है? कंपलसरी। यानी इसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, और पहला क्या था? चेंज ऑफ नेम। हम पहले क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ नेम पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम पढ़ेंगे। दो तरीके से होता है अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, पहला चेंज ऑफ नेम, दूसरा रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम वॉलेंट्री नेम चेंज है, रेक्टिफिकेशन ऑफ कंपलसरी नेम चेंज है, यानी कंपनी को करना ही पड़ेगा। उसकी मर्जी नहीं है तो भी करना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए। क्या पढ़ेंगे हम पहले? चेंज ऑफ नेम। कौन सा है? सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। कौन सा है? सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, बोल के बताइए। सेक्शन 13 सब सेक्शन 2। इसके भी दो तरीके हैं। बोले सर क्या करोगे, आप तो हर चीज दो दो कर रहे हो, दो दो कर रहे हो। अपने एक से संतुष्ट नहीं एक से संतुष्ट नहीं रहते, अपने को लाइफ में चाहिए दो। गलत ट्रैक पे मत जाओ, गलत ट्रैक में मत जाओ। एक लड़की से खुश रहो तुम। समझ में आ रहा है तुम्हारे को? एक लड़की से खुश रहने का, दो लड़की के पास नहीं जाने का अपने। चेंज ऑफ नेम, तो पहले, पहला क्या है? देखो पेन भी नहीं चल रही है, दो दो मैंने नाम लिया तो। एंटायर नेम चेंज, या तो कंपनी का एंटायर नेम चेंज हो रहा है, या तो क्या हो रहा है? एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। क्या हो रहा है? या तो एंटायर नेम चेंज हो रहा है, या तो क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ या डिलीशन हो रहा है वर्ड किसका? प्राइवेट का। अच्छा, एंटायर नेम चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कंपनी का नाम था ABC लिमिटेड, कंपनी को क्या चेंज करके करना है? XYZ लिमिटेड। यानी ये वाला सिनारियो है। कौन सा वाला? ABC लिमिटेड नाम था, अब क्या करना है कंपनी को? AXYZ लिमिटेड। तो हाउ इट विल बी डन? कैसे होगा ये? हाउ इट विल बी डन? कैसे होगा ये? जल्दी। तो सबसे पहले क्या होगा?
बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी को। क्या करना पड़ेगा? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। फिर क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रिजोल्यूशन। अब आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं, जब भी कंपनी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करती है तो कंपलसरीली उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है आरओसी को। कौन सा? MGT 14। तो ये क्या करेगी? आरओसी को MGT 14 फाइल करेगी कंपलसरी। आपने स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करा, आपको 30 दिन के अंदर MGT 14 कंपनी को फाइल करना है। फिर तीसरा क्या होगा? बोर्ड बोर्ड अप्रूवल ले लिया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। शेयर होल्डर का अप्रूवल लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। अब आपको लेना है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। किसका अप्रूवल लेना है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल इन फॉर्म नंबर। कौन से फॉर्म में? INC 24। कौन से फॉर्म में? INC 24। फिर क्या करना है कि ये जो ऑर्डर, ये जो लिया, अप्रूवल ले लिया, अब आपको आरओसी से क्या लेना है? नीड टू ऑब्टेन क्या? फ्रेश क्या? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कौन से फॉर्म में? इन फॉर्म नंबर INC 25। तो देखो, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के दो फॉर्म बता दिए। पहले मैंने आपको बताया था INC 11। उसमें जब आप नई कंपनी बना रहे हो, नया नाम है, तो INC 11 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। जब आप नेम चेंज कर रहे हो तो INC 25 में आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू होगा। तो दो दो फॉर्म अभी आ गए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के। बराबर? तो ये कैसे होगा? ये प्रोसेस होगी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लो, एंड फिर आरओसी को अप्लाई करो और वो आपको क्या देगी? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फॉर्म नंबर INC 25। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है क्या है? एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड। आ जाओ, पहले इसको लाइन कर लो। ठीक है। अब ये भी दो तरीके हैं। बोले क्या है सर, दो ही दो है सब। पहला क्या है? एडिशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। और दूसरा क्या है? डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। मतलब एक कंपनी थी ABC लिमिटेड, उसका नाम चेंज करके क्या करते हैं हम? ABC प्राइवेट लिमिटेड। और इसमें क्या है? एक कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नाम चेंज करके हम क्या कर रहे हैं? ABC लिमिटेड। ये दोनों को ही क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कन्वर्जन। कन्वर्जन। ये जो पहला केस है वो क्या है? कन्वर्जन है। किसका? ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी। और ये जो है दूसरा केस, वो क्या है? कन्वर्जन है। किसका? ऑफ प्राइवेट कंपनी किसमें? इनटू इनटू पब्लिक कंपनी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब ये जो है, ये अभी आपके इस चैप्टर में नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जब ये आएगा। और इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी प्रोसेस उससे सिंपल है। बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, INC 27 फाइल करो, बस खत्म। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अभी हमारे लिए क्या पढ़ना है हमको? चेंज, एंटायर नेम चेंज। क्या पढ़ेंगे हम? एंटायर नेम चेंज। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं, आपका जो सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? कंपनी लॉ नाम है। मैंने पहले लेक्चर में बताया था। क्या नाम है आपके सब्जेक्ट का? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ज्यादा बड़े में लिख रहा हूं मैं ताकि आपको मालूम चले। कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। क्या नाम है? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस। ये क्या है? इसमें आप पढ़ेंगे लॉ। प्रैक्टिस क्या है? इसमें आप पढ़ते हैं प्रोसीजर, जितने भी प्रोसीजर है। क्या आपने बताया? आपने लॉ पढ़ लिया कि नेम क्लोज, ये एक लॉ पढ़ा कि नेम क्लोज में ये लिखा होता है वगैरह वगैरह वगैरह। नेम क्लोज को अब चेंज करना है, चेंज कैसे करना है? ये क्या है? प्रोसीजर। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज को चेंज कैसे करना है? ये है प्रोसीजर। ऑब्जेक्ट क्लोज को चेंज कैसे करना है? प्रोसीजर। इतने सारे प्रोसीजर है कंपनी लॉ के अंदर, इतने सारे प्रोसीजर है, और आपके सिलेबस में भी इतने सारे प्रोसीजर है, कम से कम 250-300, कि अगर आप ये सारे प्रोसीजर पढ़ने गए, सारे प्रोसीजर अगर पढ़ने गए आप, तो आप गए। आप चले ही जाओगे। आपका दिमाग हो जाएगा खराब। क्या हो जाएगा? लिख के बता रहा हूँ, देखो मैं ये भी लिख के बता रहा हूँ, वो भी रुक जाओ, कैपिटल में लिखो, कैपिटल में, ताकि आपको ज्यादा दिखे। आपका दिमाग कैपिटल में खराब हो जाएगा।
अगर ये और लेकिन आप नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। सारे प्रोसीजर आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। तो सर अब 150, 200, 250 प्रोसीजर कैसे पढ़ेंगे? ये प्रोसीजर लॉ पढ़ेंगे तो सब्सटेंटिव लॉ कब पढ़ेंगे? हम लॉ पढ़ेंगे कब जब प्रोसीजर पढ़ने लगेंगे तो मैंने क्या बोला? लॉ मेकर कौन थी? लड़की थी। अब दिक्कत क्या थी मालूम है? कि जब ये लॉ जो लड़की लॉ मेकर थी, लॉ बना रही थी, ये अपने पसंदीदा मर्द को बता रही थी। अब जो मर्द होता है उसकी पसंदीदा औरत की तो वो लंबी-लंबी बात भी सुनता है। पर उसको ये नहीं मालूम ना कि वो जो दूसरे मर्द है वो नहीं सुनेंगे। सिर्फ़ आपका पसंदीदा मर्द ही आपकी वो बात सुनेगा। अब वो सुन रहा था। ये अपने कैसे सुनेंगे ऐसा? अब इसने तो लंबा 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 लिख दिया, इसका प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर, उसका प्रोसीजर, इतना इतना बड़ा कंपनी लॉ बना दिया, 880 तो आपके आपके मॉड्यूल में पेज दे दिए। तो अब क्या करेंगे? अब उसका जो पसंदीदा मर्द है वो तो पास हो जाएगा। उसने तो मस्त सुना, हाँ हाँ बेबी, हाँ बेबी, हाँ बेबी करके। अब अपने क्या? तो तुम्हारे भाई की बहुत तुम्हारा भाई बहुत लोगों का पसंदीदा मर्द रहा है। तो अपने को हैंडसम तो है तुम्हारा भाई यार, देखो कितना है ना? तो अपने को मालूम है कि क्या बोलना चाहती है वो इतने बड़े में, तो उसका शॉर्ट कैसे निकालना अपने को फुल एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारे भाई ने रिसर्च करके तुम्हारे लिए ऐसा एक प्रोसीजर का स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दिया है कि 150 250 जितने भी प्रोसीजर वो बोल देवे, अपने सबका सबका अपने एक ही में निचोड़ ले आए। तो आपको 150 250 200 प्रोसीजर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई जो है शक्तिमान, नहीं शक्तिमान नहीं, उसका मास्क नहीं है। अपने को मास्क वाला सुपर हीरो बनने का है कोई। क्रिस, अरे यार वो तो दो अंगूठे वाला, वो अपने वो अपने को नहीं चाहिए। तो सुपर हीरो वाला नाम दे दो मेरे को कमेंट में फटाफट, चलो जल्दी, वो वाला सुपर हीरो अपने। और तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त चीज लेके आया है कि जिससे ये 250 300 प्रोसीजर पढ़ने की तुमको जरूरत ही नहीं है, उसके बावजूद तुमको सारे प्रोसीजर आ जाएंगे। बोले क्या बात कर रहे हो सर? बोला प्ले बॉय आ जाओ, आ जाओ, अपने को पूरा एक्सपीरियंस है। तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ले आया है। वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर में तुमको बता दूंगा। कंपनी लॉ के सारे प्रोसीजर जो उस पसंदीदा लड़की ने अपने पसंदीदा लड़के को बताए थे, वो उसी से बनेंगे। आओ, आओ। पहले मैं तुमको बता दूं। देखो ये मैंने तुमको ऊपर बताया, ये क्या था? कि नेम चेंज है। इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे चेंज होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है, फिर फ्रेश यूआई लेना है। ये प्रोसीजर बताया, लेकिन सबका अलग अलग प्रोसीजर है। तो अब अपना आएंगे, उस पे भी आएंगे। लेकिन मैं पहले अब तुमको चीज बता दूं। जो जो तुम्हारी ये हैंडसम ब्रदर ने जो क्रक्स निकालना सीखा है, क्योंकि अपने बहुत के पसंदीदा मर्द रह चुके हैं। बहुत के पसंदीदा मर्द अपने रहे। अपनी पसंदीदा औरत एक ही। तुम मेरा कैरेक्टर ना उड़ा दियो हवा में, समझ रहे हो? अपनी पसंदीदा औरत एक ही है। अपने बहुत के पसंदीदा मर्द हो गए। और क्या करें, अच्छे लगते हैं तो चलो आ जाओ। हाउ टू राइट प्रोसीजर, ये इतना इम्पोर्टेंट है। अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं, ये 15वां लेक्चर है हमारा। सबसे अहम चीज तुमको बताने जा रहा हूँ जो बहुत काम आएगी। यानी ये तुम्हारे को इतना सारा कवर करके लेके आएगी कि ये तुमको याद रखना है, तो तुमको बहुत सारी चीजें पढ़ने से तुम बच जाओगे। ठीक है? हाउ टू राइट प्रोसीजर। तो 3 तरीके की प्रोसीजर है। कितने तरीके की? 3 तरीके की। पहला प्रोसीजर 1, दूसरा प्रोसीजर 2, तीसरा प्रोसीजर 3। बोले क्या बात कर रहे हो सर? प्रोसीजर 1, प्रोसीजर 2, प्रोसीजर 3। समझ में आ रहा है? प्रोसीजर 1 क्या है? व्हेन ओनली बोर्ड, बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, व्हेन ओनली बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। दूसरी प्रोसीजर क्या है? व्हेन अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड। दोनों के अप्रूवल रिक्वायर्ड है। पहला क्या था? ओनली बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। दूसरा क्या है? व्हेन द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज ऑफ शेयर होल्डर्स आर रिक्वायर्ड। एंड तीसरा तीसरा क्या है? व्हेन द अप्रूवल ऑफ board of directors, shareholders, and as well as of central government is required.
तो जब मैंने बहुत रिसर्च करा उस औरत की बातों को, जो उसने अपने पसंदीदा मर्द को बताई, घुमा-घुमा के, घुमा-घुमा के, घुमा-घुमा के, और वो बैठ के सुन रहा है कि वाह! क्या मीठी वाणी है। तो जब ये मीठी वाणी का मैंने रिसर्च करा, तो मेरे को पता चला कि पूरे कंपनी लॉ में आज तक, अभी तक, आज की तारीख तक 3 ही तरह के प्रोसीजर हैं। 3 ही तरह के प्रोसीजर है। पहला या तो सिर्फ़ बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, दूसरा या तो बोर्ड का एंड शेयर होल्डर दोनों का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तीसरा बोर्ड का, शेयर होल्डर का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, तीनों का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। सिर्फ़ 3 तरह के ही प्रोसीजर है। सिर्फ़ बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर 1। बोर्ड का अप्रूवल एंड शेयर होल्डर का अप्रूवल दोनों रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर 2। बोर्ड का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, शेयर होल्डर का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल रिक्वायर्ड है, प्रोसीजर 3। बस ये 3 ही प्रोसीजर है और ये पूरा 250-300 प्रोसीजर इसी में कवर है। ये 3 प्रोसीजर मैं आपको बता दूँगा। फिर जो मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, जो हम आज से 90वीं क्लास में पढ़ेंगे, उसका भी प्रोसीजर मैं आपको बोलूँगा लिख के बताओ, या आप लिख दोगे। भले आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा नहीं है। इस तरीके का प्रोसीजर अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देख लीजिए, व्हेन ओनली बोर्ड अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। एग्ज़ाम्पल क्या है? कौन-सी चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ बोर्ड अप्रूवल रिक्वायर है? तो प्रोसीजर 4 अपॉइंटमेंट ऑफ सीएस, अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने के लिए सिर्फ किसका अप्रूवल चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सेक्शन कौन-सा है? सेक्शन है ये 203। क्या होगी प्रोसीजर? पहला, बोर्ड रिज़ोल्यूशन पास कर लो आप। दूसरा, आरओसी को फाइल कर दो। क्या? फॉर्म नंबर DIR 12 एंड फॉर्म नंबर MGT 14। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जब स्पेशल रिज़ोल्यूशन पास करते हो, तब कंपल्सरी आपको MGT 14 फाइल करना है। जब भी आप स्पेशल रिज़ोल्यूशन फाइल करोगे, हमेशा MGT 14 फाइल करना है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में आप बोर्ड रिज़ॉल्यूशन भी पास करोगे, तब भी आपको एमजीटी 14 फाइल करना है। उसमें से एक स्पेशल केस ये है। वैसे हर बोर्ड रिज़ॉल्यूशन पे एमजीटी 14 नहीं फाइल करना है। एमजीटी 14 आपको तभी फाइल करना है जब स्पेशल रिज़ॉल्यूशन पास हुआ है। लेकिन कभी-कभी बोर्ड रिज़ॉल्यूशन पे भी आपको एमजीटी 14 फाइल करना है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो क्या है, सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, यानी सिर्फ बोर्ड रिज़ॉल्यूशन एंड आरओसी को DIR 12 फाइल कर दिया है। आओ, आओ मैं तुम्हारे को बताऊँ। आओ बच्चों, 2 मिनट। आ जाओ, आगे बढ़ेंगे हम। डिटेल में तो पढ़ना पड़ेगा ना इसको। आइए, प्रोसीजर बता रहा हूँ मैं तुमको। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, यानी कौन सा प्रोसीजर? वेयर ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। क्या प्रोसीजर होता है ऐसी चीजों के लिए? तो प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, सबसे पहले क्या करेंगे? पहला, इशू नोटिस ऑफ बोर्ड टू ऑल द डायरेक्टर्स। क्या इशू करेंगे हम? नोटिस। नोटिस में क्या लिखा होगा? नोटिस में क्या लिखा होगा कि भाई हमको कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है, उसके लिए हमको बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। तो इसका नोटिस हम इशू करेंगे। क्या करेंगे? नोटिस इशू करेंगे बोर्ड मीटिंग होल्ड करने के लिए। किस लिए बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है? फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। उसके लिए तो यहाँ बोर्ड मीटिंग रखनी है हमको। फिर क्या होगा? नोटिस इशू करने के बाद कन्वेन करेंगे। क्या? बोर्ड मीटिंग। और क्या करेंगे साथ में? असर्टेन करेंगे quorum। जो भी quorum होगा कि भाई इतने तो डायरेक्टर होने चाहिए, वो quorum को हम असर्टेन करेंगे। हो गया। फिर हम क्या करेंगे? बोर्ड मीटिंग कन्वे हो गई। फिर हम क्या करेंगे? पास करेंगे। क्या पास करेंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन। फॉर किस चीज के लिए? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। क्या? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करा फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। एंड फिर क्या करेंगे हम? फिर हम करेंगे फाइल विथ आरओसी। क्या फाइल करेंगे? पहला, DIR 12 एंड दूसरा MGT 14। कितने दिनों में? कितने दिनों में? जल्दी। विद इन 30 डेज। विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग BR।
ये आपका हो गया है प्रोसीजर व्हेन ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब जो भी ऐसे काम है पूरे कंपनीज एक्ट में, कहीं पर भी जो काम सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल लेके हो सकता है, अगर पेपर में आपको उसका प्रोसीजर पूछ लिया आईसीएसआई ने, आपको ये लिखना है। क्या लिखना है? आपको बस यही लिखना है। मैं आपको बता दूं, चलो एक ही, अब आप खुद लिखना है। आप अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब पे, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के दो। मैं आपको बता दे रहा हूँ किसका प्रोसीजर लिखना है आपको। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। अब देखो इसका सेक्शन है सेक्शन 161 और सब सेक्शन 1, ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर आपने अभी पढ़ा ही है? नहीं पढ़ा है, ये आप कब पढ़ेंगे? कम से कम और 40 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इसका प्रोसीजर लिख पाएंगे। लिखें। सिर्फ क्या चाहिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। मेरे को फटाफट से प्रोसीजर लिख के बताइए, प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। जल्दी यूट्यूब पे, जल्दी अभी लिख के बताइए कमेंट में। मैं पढ़ूंगा आपके सारों के कमेंट। जल्दी मेरे को लिख के बताइए अभी। प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर का प्रोसीजर मेरे को जिस तरह मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया, मेरे को लिख के बताइए फटाफट, जल्दी से। लिख लिया? मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने लिख लिया है। अब देखो क्या होगा प्रोसीजर, आओ। सबसे पहले क्या होगा? इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग टू ऑल द डायरेक्टर्स। सेम होगा इसमें, बिल्कुल। फिर क्या करेंगे? हम कन्वे करेंगे बोर्ड मीटिंग एंड अटेंड करेंगे क्या? कोरम। फिर क्या करेंगे? पास करेंगे क्या? बोर्ड रेजोल्यूशन। किसके लिए? फॉर, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। बोर्ड रिजोल्यूशन क्या पास करेंगे? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। किसके लिए पास करेंगे? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। और क्या करेंगे? फाइल विद आरओसी। सिर्फ DIR12, यहाँ पे हम MGT14 फाइल नहीं करेंगे, मैंने बोला स्पेशल केस था। तो क्या करेंगे? आरओसी को हम फाइल करेंगे फॉर्म DIR12 विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। देखा? कुछ है? आपने 161 अभी पढ़ा भी नहीं है, लेकिन उसका प्रोसीजर आपको आता है। बोर्ड रिजोल्यूशन अगर जहां पे सिर्फ बोर्ड के अप्रूवल से कोई काम करना है, तो सिंपल प्रोसीजर है। सबसे पहला नोटिस भेजना है। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। इसलिए कि भाई हमको इस चीज के लिए मीटिंग रखनी है। फिर उसकी मीटिंग रखनी है, बोर्ड मीटिंग रखना है, और कोरम को अटेंड करना है। अब बोर्ड मीटिंग में आप क्या करोगे? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है। किस चीज का? उस चीज का, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी और फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। उसके बाद क्या करना है? फॉर्म DIR12 आपको किसको फाइल करना है? किसको फाइल करना है? आरओसी को। कितने दिन में? विद इन 30 डेज। किसके? ऑफ पासिंग बोर्ड रिजोल्यूशन। समझ में आया? तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप अपने हाथ से लिख लेंगे। समझ रहे हो? ये आपको पहले कमेंट में मेरे को लिख के बताना है। कमेंट में जिसने जिसने लिखा है, उसको एक गिफ्ट दूंगा मैं अगले लेक्चर में। लिख के बताओ। और उसके बाद अपने फुल स्केप में तो लिखना ही है। चलो, अभी ये क्या आ गई थी? प्रोसीजर वेयर ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। अब दूसरी प्रोसीजर, प्रोसीजर वेयर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज वेल एज ऑफ शेयर होल्डर इज रिक्वायर्ड। अब ये लिखेंगे हम, हमारी दूसरी दूसरी प्रोसीजर। आ जाइए। सेकेंड, प्रोसीजर फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ कंपनी। कंपनी के ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करने की प्रोसीजर क्या है? मैं आपको बता दूं हिंट इसमें क्या है। आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अप्रूवल लगेगा, आपको शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लगेगा। देखो ये वाली प्रोसीजर भी आप काफी हद तक लिख देंगे। लिखिए, अपने आप से लिखिए। मैं तो लिखवाने वाला हूँ, अपने आप से लिखिए। थोड़ा सा दिमाग चलाइए, यूट्यूब भर दीजिए फटाफट, जल्दी। अपने आप से लिखिए तो ज्यादा मजा आएगा। फिर आप देखना क्या गलती करी। गलती करोगे मैं सुधार दूंगा, तो आइंदा एग्जाम में वो गलती होगी नहीं। अभी अगर आप नहीं लिखोगे, मैंने बता दिया, तो आपने अभी गलती तो करी नहीं। फिर गलती क्या करके आओगे एग्जाम में? वहां पे गुंजाइश नहीं है। अभी लिखो, गलती होगी मैं सुधार दूंगा, तो वो एग्जाम में होगी नहीं। लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी। सबसे पहला तो क्या होगा? इशू करेंगे क्या हम? नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। किसको? टू ऑल द डायरेक्टर्स। ये नोटिस क्यों इश्यू हुई है? टू होल्ड द बोर्ड मीटिंग फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर हम क्या करेंगे? कन्वेन करेंगे।
क्या? बोर्ड मीटिंग। एंड असर्टेन करेंगे क्या? कोरम। अब बोर्ड मीटिंग हमने क्यों कन्वेन की थी? फॉर इंक्रीज ऑफ ऑथराइज कैपिटल। तो हम क्या करेंगे? तीसरा, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे। क्या करेंगे? बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल। फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी। फिर हम क्या करेंगे? यहाँ तक तो हम कर रहे थे, अब हम करेंगे फोर्थ, क्या? इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे? नोटिस। किस चीज की? ऑफ। किसकी? जनरल मीटिंग। किसको? टू ऑल द मेंबर्स। क्या लिखा होगा नोटिस में? कि भाई हम ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हैं, उसके लिए आपका वोट चाहिए, हम जनरल मीटिंग रख रहे हैं, आप आइए। तो ये जनरल मीटिंग होल्ड करने का नोटिस था। जनरल मीटिंग में क्या करने वाले हैं? हम इस एजेंडा पे डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना है। फिर हम क्या करेंगे? कन्वेन करेंगे। क्या? जनरल मीटिंग। क्या करेंगे? एन क्या करेंगे? असर्टेन करेंगे कोरम, कि भाई जनरल मीटिंग का भी कोरम हो। फिर हम क्या करेंगे? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या करेंगे? इसमें क्या लगता है? हम पास करेंगे ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। किसका? फॉर इंक्रीज इन ऑथोराइज्ड कैपिटल। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे? फिर हम फाइल कर देंगे आरओसी को। क्या? फाइल करेंगे फोन नंबर SH7 टू दी आरओसी विद इन 30 डेज। किसके 30 डेज? ऑफ पासिंग ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ये इसका प्रोसीजर हो गया। है कुछ मुश्किल? आप बताइए, है कुछ मुश्किल? तो अब जहां पर भी पूरे कंपनीज एक्ट में ये आया है कि आपको बोर्ड का अप्रूवल लेना है और शेयर होल्डर का भी अप्रूवल लेना है, तो क्या प्रोसीजर होगा? ये रहा। कुछ भी हो जाए, कुछ भी केस हो, सेम स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहेगा। आपको पहले नोटिस भेजना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को टू होल्ड द बोर्ड मीटिंग। फिर आपको बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है और कोरम को अटेंड करना है। फिर आपको बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना है। बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया, फिर आपको नोटिस इशू करनी है टू होल्ड द जनरल मीटिंग। फिर आपको जनरल मीटिंग को होल्ड करना है और कोरम को अटेंड करना है। फिर आपको जो भी आइदर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन, जैसा भी वो केस है, आपको वो पास करना है। पास कर लिया, फिर आपको जो भी रिलेटेड फॉर्म है वो आरओसी को फाइल कर देना है। अच्छा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का फर्क मैं बता चुका हूँ। मोर देन 50% वोटिंग इन फेवर वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, एंड 75% और मोर वोटिंग इन फेवर वो क्या है? वो है स्पेशल रेजोल्यूशन। तो वो जैसा भी केस है, लॉ में जो लिखा है, जहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए, वहां पे हम वो पास करेंगे। जहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा है शेयर होल्डर अप्रूवल के लिए, वहां पे वो पास करेंगे। बराबर? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब ये दो तरह के हो गए। पहला मैंने बता दिया, प्रोसीजर 1, जहाँ पे सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। दूसरा मैंने बता दिया क्या? प्रोसीजर 2, जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर अप्रूवल दोनों रिक्वायर्ड है। अब तीसरा, जो सबसे लंबा प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अप्रूवल चाहिए, वहां पे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल चाहिए, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल चाहिए। और हमारा जो केस था, चेंज इन नेम, चेंज ऑफ एंटायर नेम चेंज, क्या था? वो तीसरी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी अप्रूवल है, यहाँ पे शेयर होल्डर का भी अप्रूवल है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अप्रूवल है। वो कहाँ फॉल कर रहा है? थर्ड थर्ड कैटेगरी प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे अब उसी का प्रोसीजर लिखेंगे। आओ, प्रोसीजर नंबर 3। प्रोसीजर 4 किसका प्रोसीजर है? बताओ जल्दी। चेंज इन नेम ऑफ कंपनी। किसका प्रोसीजर है? प्रोसीजर 4 चेंज इन नेम ऑफ कंपनी। खुद से लिख दोगे? खुद से मेरे ख्याल में तुम पूरा नहीं तो 80% प्रोसीजर तो लिख सकते हो। लिख डालो, लिख डालो। गलती होगी भले एक बार चेका मार के फिर से लिखना पड़ेगा। लिखो, रफ पेज में लिखो, लेकिन लिखो जल्दी, फटाफट पॉज करो, लिखो, फिर वापस से प्ले करके सुनना। जल्दी। प्रोसीजर फॉर चेंज इन नेम ऑफ कंपनी। पहले क्या होगा? इशू करेंगे। क्या करेंगे? इशू नोटिस। किसका? ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। किसको इशू करेंगे? टू ऑल दी डायरेक्टर्स। क्या लिखा होगा नोटिस में? कि भाई हमको बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी है। किस लिए होल्ड करनी है? फॉर फॉर कंसिडरिंग द चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी। ठीक है। फिर क्या करेंगे? हम कन्वेन करेंगे। क्या कन्वेन करेंगे? बोर्ड मीटिंग। और साथ में असर्टेन क्या करेंगे? कि भाई पूरा कोरम वहां पे प्रेजेंट हो। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम पास कर देंगे बोर्ड रिजोल्यूशन। बिल पास
बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। फिर हम क्या करेंगे, वापिस से इशू नोटिस, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम करेंगे कन्वेन। क्या कन्वेन करेंगे, जनरल मीटिंग। और साथ में क्या करेंगे, एंड असर्टेन करेंगे हम क्या, कोरम। फिर हम क्या पास करेंगे यहाँ पे, फिर हम यहाँ पे पास करेंगे स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, क्योंकि वो स्पेशल रिजोल्यूशन रिक्वायर्ड है। अब स्पेशल रिजोल्यूशन 5 किसके लिए, फॉर चेंज ऑफ नेम ऑफ कंपनी। अब स्पेशल रिजोल्यूशन फाइल करा है, यानी हमको क्या करना है, पास करा है, यानी फाइल करना है हमको MGT 14। किसको पास, विथ ROC। किसके पास, विथ ROC। कितने दिन में, विद इन 30 डेज। किसके 30 डेज, ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। फिर 8वां, अब हम क्या करेंगे, INC 24 फाइल करेंगे। किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों, फॉर इट्स अप्रूवल। उसका अप्रूवल लेने के लिए हम INC 24 में उसको अप्लाई करेंगे कि भाई हमको तुम्हारा अप्रूवल चाहिए, बराबर। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, उसका ऑर्डर दे देगा। उसका वो जो ऑर्डर देगा, बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, अप्रूवल देगा। फिर हम क्या करेंगे, ROC को फाइल करेंगे। क्या फाइल करेंगे, INC 25 में, कि भाई हम पहले फाइल करेंगे कि हमारा ये अप्रूवल आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से, अब आप हमको नया COI इशू करो। तो ROC आपको INC 25 में फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। जब ROC आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, तब तब आपकी कंपनी का नेम चेंज माना जाएगा। बताओ, है कुछ मुश्किल। वो सारी मीठी वाणी उस औरत की, जो उसने अपने पसंदीदा मर्द से की थी, लंबे लंबे पेजेस में, वो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे को 3 पेज में बता दिए। ऐश करो, सारे 200-250 प्रोसीजर इसी पे है। 3 अप्रूवल रिक्वायर्ड होते हैं, या तो फिर सिर्फ बोर्ड का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, या तो बोर्ड और शेयर होल्डर दोनों का अप्रूवल रिक्वायर्ड है, या तो फिर बोर्ड, शेयर होल्डर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तीनों का अप्रूवल रिक्वायर्ड है। चौथा कोई केस है नहीं, चौथा केस बना नहीं है हिंदुस्तान में अभी। 3 केस है, तीनों में क्या प्रोसीजर आएंगे ये मैंने तुमको बता दिया। अब पूरे कंपनीज एक्ट में जो भी प्रोविजन का, जो भी प्रोसीजर तुमको उठा के लिखना हो, लिख लोगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ, लिख लोगे। समझ में आया, समझ में आया। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने, मैंने आपको बताया था कि अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, बराबर। क्या बताया था मैंने, अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। और जब से हम पढ़ रहे हैं, मैंने क्या बताया, 2 तरीके हैं। पहला क्या है, चेंज ऑफ नेम, और दूसरा क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। अभी हमने क्या खत्म कर लिया, चेंज ऑफ नेम हमने पूरा खत्म कर लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे चेंज ऑफ नेम में हमने 2 चीज पढ़ी, चेंज ऑफ नेम में 2 पढ़ी, एंटायर नेम चेंज, और दूसरा क्या था, सिर्फ एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। तो एंटायर नेम चेंज वाला पढ़ा हमने, एडिशन डिलीशन वाला बाद में पढ़ेंगे। एंटायर नेम चेंज में मैंने आपको पूरा बता दिया प्रोसीजर क्या है, 3 प्रोसीजर बता दिए कैसे लिखना है। अब हम पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। क्या पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम। ये क्या है, मैंडेटरी नेम चेंज है। क्या है ये, मैंडेटरी नेम चेंज। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन है ये 16। मैंडेटरी नेम चेंज है। क्या है, मैंडेटरी नेम चेंज। इसके भी 2 तरीके, मतलब क्या करोगे सर। हाँ, हर चीज का तुम्हारा भाई 2 तरीके बना देगा। पहला, इफ नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल विथ अदर कंपनी नेम। कोई कंपनी के नेम से कोई नेम जो अपने ने लिया है वो आइडेंटिकल है। और दूसरा तरीका क्या है, इफ नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल विथ, किससे आइडेंटिकल होगा, ट्रेडमार्क से, एग्जिस्टिंग
ट्रेडमार्क, एक्सिस्टिंग ट्रेडमार्क से अगर वो आइडेंटिकल है। पहला क्या है, किसी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नेम है, और दूसरा क्या है, किसी ट्रेडमार्क के नेम से आइडेंटिकल नेम है। अब अगर किसी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल नेम है, मतलब ये कैसे होगा, मतलब ये कैसे होगा, अब क्योंकि हम वुमेन्स पे बात कर रहे हैं इन अ गुड सेंस, तो मैं बताऊं, वुमेन बहुत एम्पावर्ड है भाई। जब लॉ मेकर वुमेन है तो फिर और क्या क्या कर सकते हो तुम समझो। तो एक वुमेन थी पूजा, उसकी एक कंपनी थी क्या, ABC लिमिटेड। कब बनाई थी उसने, वो 1995 में। फिर एक वुमेन आई आरती, ओ माय गॉड, पूजा एंड आरती, उसने एक कंपनी बनाई क्या, ABC लिमिटेड। कब बना दी, 2026 में। मिस्टेकनली ROC ने इसको अप्रूव कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ROC ने अप्रूव कर दिया इसको। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, क्योंकि ये गलत हो गया, अब बाद में मालूम चला पूजा को कि भाई ऑलरेडी मेरी ABC लिमिटेड है, तुमने किसी को ABC लिमिटेड बना दिया, हटाओ इसको। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी शाल गिव ऑर्डर। किसको ऑर्डर करेगी, टू सेकेंड रजिस्टर्ड कंपनी, यानी कि आरती वाली कंपनी, टू रेक्टिफाई इट्स नेम। क्या बोलेगी कि भाई गलती से तुम्हारे को वो नाम दे दिया गया था, अब आप क्या करो, उस नाम को रेक्टिफाई करो। अब आप क्या बोलोगे, अरे भाई ऐसा कैसा यार, मैंने तो इतना खर्चा कर लिया है, मैंने तो पैकिंग पैकेजिंग बनवा ली है, डब्बे बनवा लिए, सब करवा लिया है, मेरा इतना सारा इन्वेस्टमेंट हो गया, मैं नाम चेंज नहीं करूँ, क्या आप ये बोल सकते हो, नहीं। सरकार से आप कुछ कर नहीं सकते हो। सरकार से अगर गलती हो भी गई है, अगर हो भी गई है, तो अब आप कुछ कर नहीं सकते हो, आपको आपका नाम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको 3 महीने दिए गए हैं, कि वो 3 महीने में आप अपना नाम रेक्टिफाई कर लीजिए। कैसे करेंगे, हाउ, व्हाट इज द प्रोसीजर, मैंडेटरी नेम चेंज है। आप मेरे को बताओ इसकी प्रोसीजर क्या होगी, बोर्ड का अप्रूवल, शेयर होल्डर का अप्रूवल, क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, अबे सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ऑर्डर दिया है कि चेंज कर, तो उसका अप्रूवल क्यों चाहिए फिर, जब ऑर्डर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, तो उसका अप्रूवल क्यों चाहिए। तो कैसे होगा, पहला बोर्ड रिजोल्यूशन हम पास करेंगे, दूसरा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हम पास करेंगे। क्या पास करेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। और तीसरा क्या हो जाएगा कि भाई हमको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, इन फॉर्म नंबर INC 25। कौन से फॉर्म में, INC 25 में। ये सारे काम हो कितने, कब तक कर देने हैं, 3 महीने के अंदर करके खत्म कर देने हैं, बराबर है, बराबर। चलो, दूसरी बात है, इफ नेम ऑफ द कंपनी इज आइडेंटिकल विथ एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क नेम, यानी समझ लो एक वुमेन थी रोशनी, उसका क्या था, एक ट्रेडमार्क था, कौन सा, पेप्सोडेंट, ये उसका ट्रेडमार्क था। कब था, 1995 में। एक दूसरी वुमेन आई, कौन, चांदनी, देखा कैसा नाम ले रहा है तुम्हारा भाई, वो आई और उसने कंपनी रजिस्टर कर ली, पेप्सोडेंट लिमिटेड। पेप्सोडेंट मालूम है ना तुमको, कोलगेट है, टूथपेस्ट है, सॉरी, कोलगेट नहीं, टूथपेस्ट है, कोलगेट तो ब्रांड है। 2026 में उसने क्या करा, पेप्सोडेंट लिमिटेड नाम से कंपनी रजिस्टर कर ली। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि भाई अब वो तो ट्रेडमार्क वाला अलग कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे ये जो रोशनी है, रोशनी, ये अप्लाई करेगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, विल अप्लाई टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलेगी कि भाई मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट, बोलेगी कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, तुमने मेरा ऑलरेडी ट्रेडमार्क नेम चांदनी को दे दिया है, इससे पहले कि मैं चांदनी को पटक पटक के मारूं, स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, तुम ये नाम चेंज करवाओ, अप्लाई करेगी। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चांदनी को बोलेगा भाई पटक पटक के मरने से बचना है अगर तेरे को, तो ये देख मैं तेरे को ऑर्डर दे रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट चांदनी को देगा ऑर्डर, किस चीज़ का, टू रेक्टिफाई द नेम। कैसे, सेम प्रोसीजर, बोर्ड रिजोल्यूशन को पहले पास करेंगे, दूसरा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को पास करेंगे, यानी शेयर होल्डर अप्रूवल लेंगे, तीसरा न्यू COI। अब यहाँ पे जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आएगा,
वो कौन सा आएगा, INC 25, INC 25। ठीक है, ये प्रोसीजर है, नॉर्मल प्रोसीजर है, कुछ इसमें धाड़ मारने वाली नहीं है, समझ में आ रहा है। दोनों ही केसेस में, ये दोनों ही केसेस के अंदर आपको आपको ये काम कितने में कर देना है, 3 मंथ्स में कर देना है। अगर आपने 3 महीने में ये काम नहीं करा, अगर नहीं करा, तो क्या करेगी, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शाल इशू न्यू नेम टू द कंपनी। वो आपकी कंपनी को अपने आप ही नया नाम दे देगी, जो भी उसको अच्छा लगेगा। ये आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, तो आपको 3 महीने में वो काम कर देना है। अगर आपने 3 महीने में नाम रेक्टिफाई नहीं करा, देन सेंट्रल गवर्नमेंट शाल इशू अ न्यू नेम टू योर कंपनी एंड इट शाल इशू फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन फॉर्म नंबर INC 11C। नया फॉर्म आया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अभी तक 3 फॉर्म हो गए। INC 11 नॉर्मल, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे हमको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में मिलेगा, INC 11। जब हम नेम चेंज करेंगे तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन किसमें मिलेगा, INC 25। जो भी चेंज होगा तो किसमें मिलेगा, INC 25। जब सेंट्रल गवर्नमेंट नया नाम खुद से हमको इशू कर देगी, तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन से फॉर्म में देगी, INC 11C। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आज बहुत सारा हमने पढ़ लिया, हमने अल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज को आज खत्म करा। कल हम शुरू करेंगे अल्टरेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज एंड सो ऑन। और जितना डिटेल में हमने ये पढ़ा है, उतना ही डिटेल में आगे का पढ़ेंगे, और आपको भी उतना ही डिटेल में पढ़ना है। टू एक्स में मत पढ़ो, मैं वैसे ही बहुत तेज बोलता हूँ, नहीं तो और तेज बोलूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हारे को। तो 1.5x बहुत हो गया, उसमें पढ़ो, मजा आएगी। नोट्स अभी, अच्छा मेरे को एक कमेंट आया था कि सर आप बहुत ज़बरदस्त पढ़ा रहे हो, लेकिन नोट्स थोड़ा सा और अच्छा बनाओ, तो आज मैंने थोड़ा और अच्छा बनाया है। मेरे ख्याल में लड़की का नाम शायद श्रेया था। श्रेया मैम, देखो आज तो अच्छा नोट्स बनाया है, आज आपको मज़ा आएगी नोट्स बनाने में, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।